हेलो बच्चों, मैं राकेश टेमरे। आज कक्षा 11वीं मैथमेटिक्स की अध्याय 1 जिसको हम समुच्चय कहते हैं, इसकी प्रश्नावली 1.1 का हम इंट्रोडक्शन करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे बच्चों कि इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 में आपको क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है। अगर आप चैनल पर नए जुड़े होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को इनेबल कर ले, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको वीडियो जल्दी जल्दी मिल जाए। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कक्षा 11 गणित, है ना। कक्षा 11 के गणित की हम बात करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे अध्याय 1 की जो प्रश्नावली है आपके पास 1.1 का इंट्रोडक्शन। तो देखिए अब इसमें क्या करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले बात करेंगे, इस चैप्टर में हमको समुच्चय के बारे में पढ़ना है कि समुच्चय है क्या। तो समुच्चय क्या है इसके बारे में हम अगर बात करें तो आप देख पाएंगे कि समुच्चय की अगर हम बात करें तो क्या कहता है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यानी मान लिया जाए कि वस्तु जो भी है उसका जो सुपरिभाषित बहुत अच्छा शब्द है कि सुपरिभाषित का मतलब है कि ऐसा समूह या ऐसा संग्रह जो कैसा हो। सुपरिभाषित का मतलब है कि मेरे अकॉर्डिंग भी वही हो, किसी और के अकॉर्डिंग भी वही हो, आपके अकॉर्डिंग भी वही हो। मतलब मैं कहूँ कि अगर कोई मेरे पास समूह है तो समूह ऐसा होना चाहिए कि मैं अगर बोल रहा हूँ तो उसमें जितने भी अवयव है वे सभी अवयव आपके अनुसार भी होना चाहिए और किसी अन्य पर्सन के भी अनुसार वही होना चाहिए। तो उसे हम क्या बोलेंगे, समुच्चय बोलेंगे। अब अगर बात करते हैं समुच्चय की तो क्या कहा यहाँ पर कि समुच्चय का और उनका निरूपण, कि किस प्रकार से हम समुच्चय और उनका निरूपण की बात करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि समुच्चय क्या है और कैसे देखेंगे। तो जैसे पहला वाला आपके पास दिया गया है, कहता है 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है, अर्थात 1, 3, 5, 7 और 9। आप देखेंगे कि ये 10 से कम प्राकृत संख्या है ना, 10 से कम ही है। और विषम प्राकृत संख्या, देखो क्या कहा, विषम प्राकृत संख्या है, तो विषम प्राकृत संख्या यही है। अब अगर मैं कहूँ तो बेटा मेरे अनुसार भी यही है, मेरे अनुसार भी तो 1, 3, 5, 7 है और 9 है, और आपके अनुसार भी यही होगी और किसी अन्य पर्सन द्वारा भी यही होगी। अब देखिए कोई अगर आप कहो कि सर 1, 2, 5, 7 या कोई अन्य और विषम प्राकृत संख्या हो सकती है क्या, तो नहीं। आपको पता ही है कि अगर मैं गिनती की बात करूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है ना। अभी देखो 10 से कम संख्या ले ली, अब क्या है, प्राकृत संख्या ले लिए, विषम देखना है। तो विषम की अगर मैं बात करूं तो विषम प्राकृत संख्या कौन कौन सी होगी, तो देखिए 2 नहीं होगी, 4 नहीं होगी, 6 नहीं होगी और 8 नहीं होगी, क्योंकि ये जो 2, 4, 6 और 8 है ये सम संख्या है। हमारे पास विषम संख्या कौन कौन सी हो गई, 1, 3, 5, 7 और 9, ये विषम प्राकृत संख्या है। तब ये जो विषम प्राकृत संख्या है इसका जो समूह होगा वह क्या हो जाएगा आपका, समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि मेरे अनुसार भी वही है, आपके अनुसार भी वही है। वैसे अगर भारत की नदियों की बात करें तो भारत की नदियां अगर मैं बात करूं तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी नदियां जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं या जिनके बारे में मैं नहीं जानता हूं। तो जो भारत की नदियां है वे हमारे पास क्या होगा, समुच्चय नहीं होगा। लेकिन मैंने बोला पहला वाला क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। दूसरा, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, यानी है ना, जो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है आपके पास, यानी ए आई ओ और यू, ये सभी आपके पास देखेंगे तो ये सभी क्या होने वाले हैं, ये सभी आपके पास समुच्चय होंगे। क्यों समुच्चय होंगे बेटा, क्योंकि देखो मैं भी अगर बोलता हूं तो ए ई आई ओ यू ही है, और आप भी बोलते हैं तो ए ई आई ओ यू है, और कोई अदर पर्सन भी बोलता है तो यही है। कोई बदलने वाले हैं क्या, नहीं। इसीलिए अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर है वो समुच्चय है। उसका देखेंगे विभिन्न प्रकार के त्रिभुज। भैया त्रिभुज की अगर प्रकार की बात करूं तो त्रिभुजों को 2 आधार पर बांटा गया, ये आप जानते हैं, कक्षा 7 में पढ़े हैं आप लोगों ने। एक होता है भुजाओं के आधार पर और एक होता है कोनों के आधार पर। तो कोनों के आधार पर 3 है, भुजाओं के आधार पर 3 है। तो अगर मैं बात करूं तो त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज हमारे पास कितने हैं,
6 हो गए टोटल। एक हो गया समबाहु त्रिभुज, यहां बात कर लेते हैं हम इन चीजों की। देखिएगा हम बात करेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, उसके बाद विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, उसके बाद अगर हम बात करें कि समद्विबाहु, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें तो समद्विबाहु त्रिभुज। अगर मैं यही कोणों के आधार पर बोलूं तो न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, और एक है हमारे पास समकोण त्रिभुज। तो देखो मेरे अकॉर्डिंग भी यही होगा और आपके अकॉर्डिंग भी यही होगा, होगा नहीं? मेरे अकॉर्डिंग भी यही है, आपके अकॉर्डिंग भी यही है। तो हमने कहा कि जो त्रिभुजों का जो समूह है वो भी क्या है, वो भी क्या है, एक समुच्चय है। क्लियर है बच्चों? अब देखिए फिफ्थ कहता है संख्या 210 के अभाज्य गुणनखंड अर्थात 3, 3, 5 और 7 ये अभाज्य गुणनखंड है। किसके अभाज्य गुणनखंड बेटा? 210 के अभाज्य गुणनखंड आपको तो निकालते आते होंगे, तो कक्षा 10 में सीख चुके हैं आप लोग, ठीक है। तो ये अभाज्य गुणनखंड अब मेरे अकॉर्डिंग भी भैया यही होंगे, आपके अकॉर्डिंग भी यही होंगे। अरे रामलाल भी आ जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग भी तो यही है ना? तो क्या हुआ, ये सभी क्या है आपके पास एक समुच्चय है, ठीक है। उसके बाद समीकरण x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आपके पास क्या दे दिया? x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के मूल अर्थात 2। अब देखो इसके मूल का मतलब कुछ नहीं है, शून्यक निकालना है। अब ये शून्यक होते कैसे, निकलते कैसे? तो आपने सीखा है कि ये जो x² का कोएफिशिएंट और जो लास्ट वाला जो अचर राशि है उसका क्या कर दो, गुना कर दो। तो गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। बीच वाले नंबर को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करे तो 6 आ जाए, 8 सब्ट्रैक्ट करे तो भैया -5 आ जाए। मैं लिख सकता हूँ x² माइनस यहाँ पर 2 के साथ 3 भी आना चाहिए था, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 2x और ये प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो 3 दूनी 6 आ गया और ऋण 3 ऋण 2 ऋण 5 आ गया बेटा। क्लियर है? अब देखो इनमें से कॉमन देखो क्या होगा, x कॉमन तो x माइनस 3 और ये माइनस साइन के साथ 2 कॉमन कर दीजिए तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो यहां से x माइनस 3 कॉमन करें, ये हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू दिखाई देगी आपको, एक है -3 और एक है -2। तो ये क्या होगा आपके x माइनस 3 और x माइनस 2 क्या है, ये इसके आंसर है। तो इसके आंसर यहाँ पर -2 और -3 आना चाहिए था। तो ये भी क्या है आपके पास, अगर मैं कहता हूं तो मेरे अनुसार भी वही होंगे, आप कहते हैं तो आपके अनुसार भी वही होंगे। तो इसमें कोई बदलाव होगा क्या? नहीं। तो मतलब आपके पास 5th और 6th भी क्या है, समुच्चय है। क्लियर है? यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक समुच्चय समझ में आया कि समुच्चय क्या होंगे। एक बार फिर से बोल रहा हूं कि अगर मैं बोलूं, रामलाल बोले, गंगाराम बोले, राधा बोले, कोई भी बोले, लेकिन अगर उनके अनुसार, सभी के अनुसार अगर कोई भी ग्रुप लिए हैं, कोई समूह लिए हैं, तो उसके जो अवयव है वो समान है, तो क्या होंगे, वो क्या होंगे, समुच्चय होंगे। लेकिन अगर एक ने भी कुछ अलग अवयव बोल दिया, वो क्या हो जाएंगे, समुच्चय नहीं होगा बेटा। अब आपके मन में आ रहा होगा ये अवयव अवयव सर बोल रहे हैं, तो अवयव है क्या? तो हम बात करेंगे अवयव वगैरह की। तो अवयव क्या है उसको हम यहाँ पर लेके चलेंगे, ठीक है। तो पहले अवयव वगैरह की बात कर लेते हैं। चलिए एक पेज ऐड करते हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ अवयव की, कि क्या होंगे इसके अवयव और कैसे आप इसको बता सकते हैं। चलिएगा देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करता हूँ समुच्चय की। तो समुच्चय को आप अंग्रेजी अक्षर के कोई भी कैपिटल लेटर में ABCD XYZ कुछ भी ले सकते हैं, इससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैंने कहा A ले लिया, आप किसी भी समुच्चय को A से रिप्रेजेंट करेंगे। A इज इक्वल टू, आप किसी भी समुच्चय के एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट में या करली ब्रेसेस जिसको हम बोलते हैं मझुला कोष्ठक, इसमें रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने कहा सेट A है जिसके एलिमेंट A, B, C, D, E और F है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा ये A बराबर है। अब A बराबर ABCDEF है, तो क्या मैं इस बात को ये कह सकता हूं कि जो A है वो क्या है हमारे पास, वह एक समुच्चय है। क्या है बेटा, वो समुच्चय। और जो A, B, C,
डी, ई एंड एफ। ये क्या है बेटा, हमारे पास अवयव है। क्या है ये? अवयव है। समुच्चय को हम इंग्लिश में सेट बोलेंगे, सेट्स बोलेंगे। याद रखना, मैं सेट बोलूंगा तो समुच्चय है। और अवयव को हम एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? एलिमेंट्स बोलेंगे, अवयव बोलेंगे। मैं अगर एलिमेंट बोल रहा हूं तो वो अवयव होगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया। अब आपको बात करते हैं कि ये है क्या। तो अब ध्यान से देखना कि एक सेट है जिसके एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ है। जो एलिमेंट होते हैं, जो अवयव होते हैं, वो अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से लिखे जाते हैं, छोटे अक्षर से लिखे जाते हैं। क्लियर है? छोटे अक्षर से लिखेंगे। और हम कोई भी जो समुच्चय है उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं? बढ़ेंगे आगे। ठीक है। अब देखिए, अगर मैंने कहा तो ये एक समुच्चय का एक रूप होता है। दूसरा रूप ऐसे भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू, हमने कहा a इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं x सच दैट x, है ना, जहां x क्या है? x अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर है। अभी अक्षर कहां तक है? ओनली कहां तक है? f तक है ना, f तक है ना, कहां तक? f तक। ऐसा लिख सकते हैं, है ना। अब ये क्या है, इनको हम बाद में बात करेंगे। पहले भी सिंपल से समझो कि हम सेट को ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। हमने और एक बात कहा कि जब ये सेट को ऐसे लिखे हैं तो जिसमें हम समुच्चय को ऐसे लिखेंगे, जबकि उसके अवयवों को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। उसके बाद समुच्चय को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, तो हम क्या कह सकते हैं, और हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी समुच्चय के जो अवयव है, जैसे मैंने कहा ए है, तो ए इज बिलोंग टू ए लिखते हैं। बिलोंग, इसको क्या बोलते हैं? बिलोंग बोलते हैं, है ना। बिलोंग टू बोलते हैं। बिलोंग टू का मतलब जैसे मैंने कहा कि अगर मैं बोलता हूं कि मैं, अगर मेरा नाम राकेश टेमरे है, तो मैंने कहा कि मैं टेमरे फैमिली से बिलोंग करता हूं, है ना, मैं टेमरे फैमिली से बिलोंग करता हूं। अगर आपका नाम है राम, अगर मान लो राम मिश्रा है आपका नाम, तो मैं कहूंगा कि आप मिश्रा फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। तो वैसे क्या कर रहा है, ये जो स्मॉल ए है वो बिलोंग कहां कर रहा है? कैपिटल ए में। मतलब ए कहां बिलोंग कर रहा है? ये सेट ए में बिलोंग कर रहा है, ये बता रहा है। वैसे ही मैं कह सकता हूं कि भैया बी इज बिलोंग टू ए, सी इज बिलोंग टू ए, डी इज बिलोंग टू ए, ई इज बिलोंग टू ए एंड एफ इज बिलोंग टू ए। मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहां पर जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी अवयव है, वो सभी के सभी सेट ए में बिलोंग करते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? बिलोंग टू, है ना। बिलोंग टू का मतलब है इससे संबंधित है। अगर मैंने बोला, क्या बोल सकते हैं इसको? संबंधित बोल सकते हैं, संबंधित है। इतनी बात समझ में? यहां तक समुच्चय का रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया, यानी समुच्चयों का निरूपण समझ में आ गया। क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है? बड़े आगे। अब देखिए कि अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है तो मैं आगे बढ़ता हूं और मैं कहता हूं कि कुछ समुच्चय होते हैं जिसमें हमको दिया गया कुछ समुच्चय ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला वाला देखिएगा कि n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, उसको मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, कैपिटल N। याद रखना कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। याद रखेंगे, जहां पर भी कैपिटल N आता है समझ लेना कि वो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। तो हम इस n को ऐसे लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज यहां लगा देना, n इज इक्वल टू, क्या बोल सकते हैं? नेचुरल नंबर क्या होता है? प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कैसी होगी? क्या मैं इस बात को ऐसे भी तो लिख सकता था कि इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं? मतलब हम समुच्चय को दो प्रकार से लिख सकते हैं। ये प्रकार क्या होंगे अभी आगे समझेंगे हम, टेंशन मत लेना, है ना। इसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। अगर मैं आपको अभी बता देना चाहूं तो ये क्या है आपका? ये है आपका समुच्चय निर्माण रूप। क्या बेटा? ये है समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, आगे समझेंगे अभी क्या है। और ये क्या है आपका? ये है आपका कि रोस्टर रूप, है ना, रोस्टर रूप है। क्या आपका? रोस्टर रूप है, या इसको हम बोलते हैं सारणी रूप, है ना। क्या बोलते हैं इसको? सारणीबद्ध
रूप बोलते हैं, ये बात याद रखना। क्लियर है? सेम इसी प्रकार को, ये सब आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राकृत संख्या क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या क्या होते हैं। ठीक है, तो जो सेकंड वाला देखेंगे आप कि z जो है वो पूर्णांक का समुच्चय होगा, मतलब अगर आप पूर्णांक z दिखा मतलब z क्या होगा, पूर्णांकों का समुच्चय होगा। वैसे ही q देखेंगे बेटा तो q क्या हो जाएगा आपका, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, जो z प्लस आया, अब देखो z क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय था, z क्या था बेटा, पूर्णांकों का समुच्चय था। आप z को देख रहे हैं तो ये z क्या था, पूर्णांकों का समुच्चय था, तो ये z प्लस क्या होगा, धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब ये धन पूर्णांक है क्या, धन पूर्णांक क्या होंगे बेटा, 1 से लेकर अनंत तक धनात्मक। वैसे q धनात्मक और ये r धनात्मक, ये आप पढ़ सकते हैं क्या चीज लिखा हुआ है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? बड़े आगे चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखिएगा, अब कहता है किसी समुच्चय को निरूपित करने वाली दो विधियां, मतलब देखो आ गया जो बात अभी मैंने कहा था वही बात आ गई कि हम किसी भी समुच्चय को किस प्रकार से निरूपित करते हैं या कर सकते हैं, तो दो रूपों से निरूपित कर सकते हैं या दो विधियों में निरूपित कर सकते हैं, जिसमें पहला आप देख पा रहे होंगे, जो पहला है आपके पास रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, और दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। तो अभी मैंने जो बताया था आपको, सेम यही बातों को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करके बता देता हूँ कि ये चीज है क्या। तो ध्यान से समझेंगे आप लोग कि सारणीबद्ध रूप लिख लेते हैं पहले और फिर समुच्चय निर्माण रूप लिखेंगे। तो मैंने कहा कि क्या आप इसको पहले, अगर मैं प्राकृत संख्याओं के बारे में लिखूं तो नेचुरल नंबर का जो सेट होगा उसको कैसे लिखेंगे बेटा, तो हम कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे। इतनी बात तो समझ में आ गई, नेचुरल नंबर का सेट है, क्या है, रोस्टर फॉर्म लिखने वाले हैं, तो मैं लिख सकता हूं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर है? अब देखिए कि जब हमने यहां तक लिखा तो मैं अगर इसका समुच्चय निर्माण रूप लिखूं तो क्या समुच्चय निर्माण रूप को हम अदर इंक यूज कर लेते हैं, तो समुच्चय निर्माण रूप को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, x इज सच दैट x इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर, या और इसी बात को हम कैसे लिखते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, n बराबर क्या लिखेंगे, x इज सच दैट x प्राकृत संख्या, क्या लिखेंगे, प्राकृत संख्या ओ का समूह, क्या हो जाएगा बेटा, प्राकृत संख्याओं का समूह। क्लियर है? वैसे अगर मैं दूसरे सेट की बात करूं तो दूसरा सेट क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने यही बोल दिया कि z को रिप्रेजेंट कर दिए, मतलब पूर्णांकों का समूह ले ले, किसका समूह ले ले, पूर्णांकों का समूह ले ले, तो पूर्णांकों का समूह क्या होगा, पूर्णांकों का समूह माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा, माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा। हम बात करेंगे माइनस इनफाइनाइट से लेकर के कहां तक की, -2 -1 0 0 1 2 3 एंड सो ऑन प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है? अब देखो कि अगर अब इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखे तो समुच्चय निर्माण रूप क्या होगा, तो इसका जो समुच्चय निर्माण रूप होता है वो हो जाएगा आपका z बराबर, अब लिखने के तरीके बहुत से मैंने बताया, जैसे आप संकेतक के रूप में लिख सकते हैं या आप किस रूप में लिख सकते हैं, हिंदी के रूप में लिख सकते हैं। तो जैसे कैसे लिखा मैंने, इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, x इज सच दैट x इज बिलोंग टू z। अरे जो x एलिमेंट है वो कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, वो हमारे पास पूर्णांक में बिलोंग कर रहे हैं। या हम इसे कैसे लिख सकते हैं, z बराबर x इज सच दैट x क्या हो जाएगा, पूर्णांक, क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्याओं का समूह। होगा कि नहीं बच्चों, होगा कि नहीं, बताओ कितना इजी है, कोई दिक्कत है क्या? तो अब जो ये फॉर्म मिला आपको, आप ये देख रहे हैं, अब ये देख पा रहे होंगे कि ये जो याला फॉर्म मिल रहा है, ये फॉर्म कौन सा है, ये रोस्टर फॉर्म है, जिसको हम इंग्लिश में अगर बात करूं तो रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, हिंदी में रोस्टर या सारणीबद्ध रूप बोलते हैं। और ये इधर जो मैंने इधर के फॉर्म लिखा है, ये सब क्या आपके समुच्चय निर्माण रूप है। समुच्चय निर्माण रूप मतलब समुच्चय को निर्मित करने वाला, यार समझो क्या है ये, समुच्चय को निर्मित करने वाला, इससे समुच्चय बनते हैं, तो ये समुच्चय निर्माण रूप होगा। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है क्या? नहीं, बड़े आगे चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिएगा
अब यहां एक टिप्पणी दी गई है, कहता है ध्यान रखना चाहिए कि समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते समय, समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते समय सामान्यतः दोबारा नहीं लिखते, मतलब कि जितने भी आपके अवयव होंगे उसको दोबारा नहीं लिखेंगे, अर्थात प्रत्येक अवयव दूसरे से भिन्न होता है। उदाहरण के लिए एक उदाहरण ले लिए, हमने कहा कि एक समुच्चय आपके पास A, इसमें दिया गया है x इज सच दैट x क्या है, x इज सच दैट x क्या है हमारे पास, x क्या है, स्कूल, जो स्कूल है SCHOOL, स्कूल के वर्णों, है ना, स्कूल के वर्णों का समूह। आई बात समझ में, आई बात समझ में। अब देखो स्कूल के वर्णों का समूह है, तो अब क्या करेंगे हम, अगर इसको, ये कौन सा फॉर्म हो गया बच्चों, ये हमारा क्या है, समुच्चय निर्माण रूप है। अगर मैं इसको किस रूप में लिखूं, समुच्चय निर्माण रूप को किस रूप में लिखेंगे बताओ जल्दी से, सारणीबद्ध रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, SCHOL, मतलब ये जो O दो बार आया है, इस O दो बार आए को हम कितने बार लिखेंगे, केवल एक बार लिखेंगे। क्लियर है, कोई डाउट है क्या यहां तक, नहीं। जैसे मान लिया जाए, मैंने कहा कि एक अदर सेट ले लेते हैं B, अदर सेट ले लेते हैं, आपको अगर समझना है तो। मैंने कहा स्कूल छोड़ करके अगर मैं ले लेता हूं, मान के चलिए एक अदर कोई भी ले लेते हैं, जैसे आपके पास लिखा हुआ है ROOT, रूट लिखा हुआ है। अब अगर रूट के वर्णों का समूह देखेंगे तो ये क्या होगा, तो देखिए ये क्या होगा, R, O, T। क्लियर है, क्लियर है क्या बताओ, यहां तक समझ में आया। यानी जितने भी आपके पास दो बार लिखे होंगे, तीन बार लिखेंगे, उसको हम केवल एक बार लिखेंगे। क्लियर है बच्चों, क्लियर है यहां तक, चलिए ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। देखिए इसमें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इसमें क्या करेंगे हम, समीकरण x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 का हल रोस्टर रूप में लिखिए। अब रोस्टर रूप में लिखना है यार, रोस्टर रूप मतलब टेबुलर फॉर्म, ठीक है। देखो कैसे लिखेंगे, तो आपके पास दिया है इक्वेशन, देखो इसका हल कैसे बनेगा बच्चों, देखो क्या होगा, दिया है x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब देखो, अब हमने देखा है कि ये कौन सी गुणनखंड विधि द्वारा हम इसके फैक्टर निकाल सकते हैं, फैक्टर निकाल करके जीरोस निकाल लो। ये क्या होगा, ये 1 है, 1 का -2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 होगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करें तो x², अब इस x को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करे तो 2 आए, 8 सब्ट्रैक्ट करे तो 1 आ जाए। तो मैंने लिखा इसको कि प्लस, है ना। अब क्या करेंगे, हम कह सकते हैं आपके पास प्लस 2x और ये माइनस x, देखो 2 एकम 2 हो गया, और इस 2 में x में से एक x गया तो एक x बचा। देखो बड़ी संख्या आ गया, धन का चिन्ह ले लिया, बराबर a-2 बराबर कितना होगा, 0। दोनों में से क्या कॉमन, x कॉमन, तो x प्लस 2, और इन दोनों में से क्या कॉमन, -1, कुछ कॉमन नहीं है भाई, तो -1, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ x माइनस 2 है, कॉमन कीजिए, x प्लस 2 कॉमन होगा, बच गया यहाँ पर x और ये -1 इज इक्वल टू 0। मतलब x की एक वैल्यू -2 मिली और एक वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 1 मिल गई। आई बात समझ में। अब इसको हमें रोस्टर के फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे, तो इसे रोस्टर के फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एक सेट ले लेते हैं, माना सेट A है, इसका रोस्टर फॉर्म कैसे बनेगा भैया, तो कर्ली ब्रेसेस में बनेगा, और क्या आ गया आपके पास, -2 आ गया और 1 आ गया। क्लियर है बच्चों, यहां तक पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरा देखो, कहता है समुच्चय x इज सच दैट x एक धन पूर्णांक है और x इज लेस देन 40 को रोस्टर रूप में लिखिए। जो उदाहरण नंबर 2 है उसमें आपके पास एक धन पूर्णांक दिया है x को, जो कैसा है, 40 से कैसा है, कम है, 40 से कैसा है, कम है। अब 40 से कम है तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, देखो एक सेट मान लेता हूं A, क्या है, x इज सच दैट x एक धन पूर्णांक है, जहां x इज लेस देन कितना है, 40 है।
तो क्या मैं इस बात को रोस्टर रूप में लिखने वाला हूं? कौन से रूप में लिखने वाला बच्चों? रोस्टर रूप में। कैसे लिखेंगे? धन पूर्णांक होना चाहिए, मतलब धन पूर्णांक तो भैया 1 होता है, 2 होगा, 3 होगा, डैश डैश डैश, कहां होगा? 39 तक होगा। 40 होगा क्या? नहीं, ये जो x है वो 40 से छोटा है, मतलब 40 से छोटे तक होना चाहिए, 40 नहीं होना चाहिए। हाँ, इक्वल अगर आ जाता तो फिर 40 होता, पर अभी इक्वल नहीं है तो 40 नहीं आएगा। क्लियर है? बढ़े आगे, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए एग्जांपल नंबर 3 है, कहता है समुच्चय a बराबर 1 4 9 16 25 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखो। अब बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आ गया, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है भाई। हाँ देखो ना, a बराबर, क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं भैया? कैसे लिख सकते हैं? x इज सच दैट x क्या होगा? x क्या होगा? x की अगर बात करूं तो x कहां बिलोंग कर रहा है? x, अबे ऐसे लिख लो ना, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, या तो आप इसको ऐसे करो, दो तरीके होंगे लिखने के। क्या होगा? x इज सच दैट x, क्या होगा? x होगा आपके पास x, एक क्या होगा? x क्या होगा? एक से, है ना, x एक प्राकृत संख्या के वर्गों का समूह होगा, समूह है, जहां x इज लेस देन इक्वल टू कितना है? 5 है। x इज लेस देन इक्वल टू कितना है? 5 है। आपको अगर मैथमेटिकल लिखना है तो इजी ऐसे लिख लो, x इज सच दैट x इज बिलोंग टू स्मॉल n, बिलोंग टू स्मॉल n स्क्वायर फॉर ऑल, इसको बोलते हैं फॉर ऑल, है ना, फॉर ऑल n इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर, n इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर। और ये n या तो आप इसको ऐसे लिख लो, या तो आप इसको ऐसे लिख लो, जहां n कितना है? n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5 है। अरे देखो ना, n की वैल्यू अगर 1 रखूंगा तो 1 का वर्ग कितना होगा? 1 ही होगा। अगर 2 रखूंगा तो 2 का वर्ग कितना होगा? 4 होगा। अगर 3 रखूंगा n के जगह तो कितना होगा? 9 होगा। 4 रखूंगा भैया तो 4 का वर्ग कितना होता है? 16। और अगर 5 रखूंगा तो 5 का वर्ग कितना होता है? 25। क्लियर है बच्चों यहां तक? इसी प्रकार से उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर अगर 4 को देखते हैं आप, तो उदाहरण नंबर 4 में देखिए क्या दिया गया है? समुच्चय 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 और 6/7 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखो। तो क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं? अगर मैंने बोला समुच्चय ये a है तो a इज इक्वल टू, हम इसे लिख सकते हैं x इज सच दैट x इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1 फॉर ऑल n इज इक्वल टू कितना है आपके पास? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्लियर है? अरे अगर n की वैल्यू रखे 1 तो 1, और ये 1 प्लस 1 कितना होगा? फिर 2 रखेंगे तो 2, और 2 प्लस 1 कितना होगा? 3। तो इस प्रकार से आपका एक्सरसाइज का जो एग्जाम्पल नंबर है 4 वो क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर आपके पास 5 है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 बहुत ही इजी है, कहता है बाई ओर रोस्टर रूप में वर्णित प्रत्येक समुच्चय का दाई ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय से सही मिलान कीजिए। भाई पहला वाला क्या है? अब तो समझ में आ गया होगा, प्रिंसिपल है। हाँ, प्रिंसिपल का क्या होगा भाई? प्रिंसिपल ही होगा। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखो, आई 2 बार है तो आई को कितने बार लिखा गया है? केवल 1 बार लिखा गया। क्लियर है? ये कॉमा लगा बेटा, है ना, ये क्या है? कॉमा है। ठीक, अब अगर 0 है, अब 0 है भाई, तो 0 किसका होगा? किसका होगा? इसका होगा, क्योंकि देखो ना ये क्या दिया आपके पास? x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो अगर ये 1 को से 1 को कैंसिल किए तो x इज इक्वल टू कितना आएगा? 0 ही तो आएगा। क्लियर है? क्लियर है? चलो ठीक है बच्चा। थर्ड देखो 1 2, सॉरी यहाँ क्या आएगा? करली ब्रेसेस लगे रहेगा, है ना। 1 2 3 6 9 एंड 18, ये सब क्या है? ये सब क्या है भैया? हाँ, ये 18 के भाजक है, यानी इन सभी संख्या से 18 भाग होगी कि नहीं? हाँ, इसलिए ये इसका मिलान होगा। और -3 और ये जो +3 है वो किसका होगा? इसके लिए होगा, क्योंकि देखो x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है, मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 होगा। इधर वर्ग है तो इधर क्या लेंगे? वर्गमूल लेंगे, और वर्गमूल हमेशा कैसा होता है? धनात्मक ऋणात्मक होता है।
और 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3 होगा भाई। तो 2 मिल गया आपको, एक धन 3 भी मिल गया और ऋण 3 भी मिल गया। क्लियर है? तो इसका आंसर होगा। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या? देखो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज। अगर यहां तक आपको मजा आया पढ़ने, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और अच्छा लगता है तो आप इस चैनल पर जरूर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।